अगर आप स्क्विड गेम सीरीज के बहुत बड़े फैन हो और उसको द बेस्ट गेम सीरीज मानते हो तो आज हमारी ये सीरीज आपकी सोच को जरूर बदल डालेगी। इस मजेदार और ट्विस्ट से भरपूर सीरीज को देखकर आप इसके फैन तो जरूर हो जाएंगे दोस्तों। और इस शानदार सीरीज का नाम है एलिस इन बॉर्डरलैंड। दोस्तों, आपके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा सीजन एक ही वीडियो में कवर कर लिया है ताकि आपको हर एपिसोड के लिए इंतजार न करना पड़े। तो इससे पहले मैं एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करूं, आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट यह है कि अचानक इस दुनिया के लोग गायब हो गए हैं सिवाय कुछ लोगों के, और बचे हुए लोगों को बहुत ही खतरनाक और बदतर गेम्स खेलने पर मजबूर किया जा रहा है। और हर गेम जीतने पर उनकी जिंदगी का वीजा कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया जाता है, और अगर हार गए तो लाइफ का वीजा खत्म हो जाएगा और उनको मार दिया जाएगा। अगर लाइफ वीजा को एक्सटेंड करना है तो गेम खेलते रहना होगा, और अगर कोई गेम न खेले तो उसकी वीजे के खत्म होते ही आसमान से एक लेजर उस पर अटैक करके उसको मार डालेगी। अब इस तरह की बेरहम दुनिया में हमारा हीरो और उसके साथी फंस गए हैं। वे नहीं जानते कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, लेकिन वे रोज मौत से जूझकर डेंजरस गेम खेल रहे हैं ताकि जिंदा बचे रहें। और इसी दौरान वे हर पल कोशिश करते हैं कि इस डेंजरस दुनिया से बचकर बाहर निकलें और उस मास्टरमाइंड का पता लगाएं जिसने गेम को बनाया है और जो उनको कठपुतली की तरह नचा रहा है। और हर पल ट्विस्ट और थ्रिल को एक्सपीरियंस करके आप स्क्विड गेम को तो भूल ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 1 के सारे एपिसोड्स, और वो भी ऑल इन वन वीडियो माय फ्रेंड्स। तो पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में अरीजू नाम के लड़के को दिखाते हैं। अरीजू एक एक्सपीरियंस्ड और इंटेलिजेंट गेमर है। उसने दुनिया के सारे गेम्स खेले हैं, और इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद उसकी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है उसकी फैमिली जो उसको हमेशा इग्नोर करती रहती है। उसका भाई उसका मजाक उड़ाता है कि वो काम का ही नहीं है, और इस रोज की घिटपिट से तंग आकर बेचारा अरीजू बाहर चला जाता है। लेकिन उसके दो फ्रेंड्स हैं जो उसे फैमिली से भी ज्यादा प्यार करते हैं। एक का नाम है करूबी, जो अपने बॉस की वाइफ को चिढ़ाने की वजह से बॉस की मार खाकर बाहर आ गया है, और दूसरा फ्रेंड है छोटू, जो अपनी और अपनी फैमिली की गरीबी मिटाने के लिए 24 घंटे काम कर रहा होता है। अब इस तरह तीनों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन तीनों की जिंदगी में सिर्फ एक ही खुशी है, और वो है तीनों की फ्रेंडशिप। और जब भी ये तीनों यार मिल बैठते हैं तो खूब मजे करते हैं। अब एक दिन वे मजे से ट्रैफिक के बीच में हंसते खेलते एंजॉय कर रहे होते हैं, और तभी वे देखते हैं कि जलती धूप में आसमान में फायरवर्क्स हो रहे हैं। इतने में इनकी वजह से एक एक्सीडेंट होता है और पुलिस भी आ जाती है, और फिर तीनों पुलिस से डरकर भागते हैं और एक टॉयलेट के अंदर छुप जाते हैं। और बहुत देर अंदर रहने के बाद अचानक वहां पर पावर कट भी हो जाती है और सबके मोबाइल फोन्स भी ऑफ हो जाते हैं। वे बाहर निकलते हैं तो जगह एकदम सुनसान दिखती है। वहाँ एक भी इंसान नहीं होता और कार्स खड़ी की खड़ी रहती हैं, और सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद हो चुकी है। इनकी समझ में कुछ भी नहीं आता, इसलिए ये तीनों अलग अलग जाकर चेक करते हैं कि हुआ क्या है, लेकिन उनको एक भी निशान नहीं दिखता। अब इस शौक में होते हैं कि आखिर हुआ क्या है और हो क्या रहा है। और इतने में रात हो जाती है, और तभी एक बिल्डिंग की दीवार लाइट से भर जाती है। उसमें लिखा होता है कि अब गेम शुरू होगा और तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना है। नीचे एक एरो दिखाया जाता है। ये लोग उस एरो की दिशा में जाते हैं और एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जो लाइट से सजी हुई होती है। उस पर गेम बिल्डिंग करके लिखा होता है। इनके पास अंदर जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए वे अंदर जाते हैं। एंट्रेंस पर एक BMW कार होती है 523D, और ऐसी शानदार कार दिखे तो हर कोई देखता ही रह जाएगा। और फिर अरीजू भी इस कार को देखते हुए अंदर जाता है। अंदर जाते ही एक लेजर लाइट पड़ती है, लेकिन इनका ध्यान उस पर नहीं जाता। वहाँ कई सेलफोन्स रखे होते हैं, और जैसे वो एक फोन उठाता है तो उसमें इनके फेस रिकॉग्निशन होने लगता है, और मैसेज आता है कि गेम इज रेडी और 2 मिनट में गेम शुरू होगा। उस फोन में चार्ज होता है लेकिन सिग्नल नहीं होता, उसमें सिर्फ 4 ऑप्शन होते हैं। और फिर तीनों इस अजीब गेम के बारे में डिस्कस करते हैं। तभी शिबुकी नाम की एक लड़की आती है, और तीनों सोचते हैं कि चलो शुक्र है हमारे अलावा कोई और भी तो जिंदा है। लेकिन शिबुकी आकर छोटू को ID कार्ड निकालती है और लेजर में फेंक देती है, और फिर लेजर के लगने से ID कार्ड में एक होल हो जाता है। अब शिबुकी कहती है कि बाहर जाने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तुम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ गए हो, इसलिए गेम खेले बिना बाहर नहीं जा सकते, और अगर गए तो मारे जाओगे, समझे। अब इस तरह वो उनको बहुत ही डराती है। और तब एक स्कूल गर्ल अंदर आने लगती है, और ये लोग चिल्लाते हैं कि अंदर मत आओ, लेकिन वो बॉर्डर क्रॉस करके आ जाती है और कहती है कि शुक्र है तुम लोग भी जिंदा हो। ये कहते हैं कि पागल लड़की, हम इतना चिल्ला रहे हैं फिर भी तुम अंदर क्यों आ गई, कहीं तुम्हारी ट्रेन छूट रही थी क्या। अब वो भी एक फोन उठा लेती है। गेमर टाइमर अब 0 दिखाता है और गेम शुरू। एक 3 ऑफ क्लब्स कार्ड दिखाया जाता है, जिसका मतलब है कि ये डिफिकल्टी लेवल 3 है। गेम का नाम है डेड और अलाइव। अब एक रूम में 2 डोर्स होंगे और इन्हें सही डोर्स खोलकर बाहर जाना होगा। ठीक टाइम पर इन्हें सही डोर को चुनना है। अगर गलत डोर को चुना या टाइम ओवर हो गया तो ये लोग मारे जाएंगे। अब टाइम स्टार्ट होता है और इनके पास सिर्फ 2 मिनट है। सभी टेंशन में होते हैं कि करें कैसे, और फिर सभी एक लिफ्ट में चढ़ते हैं जो उनको दूसरे रूम तक पहुंचाती है। रूम्स में 2 डोर्स हैं, एक पर लिव और दूसरे पर डेथ लिखा हुआ है। वक्त बड़ी तेजी से निकल रहा होता है और अरीजू को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन छोटू को ये बहुत ही थ्रिलिंग लगता है और वो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। शिबुकी इनको जल्दी से गेम खेलने को कहती है और कहती है कि लिव वाला डोर खोलो। इन्हें उस पर शक होता है और कहते हैं कि तुम खुद ही क्यों नहीं खोलती, और इस बात पर इनमें आर्ग्यूमेंट होने लगती है और अचानक वहां से धुआं निकलता है। और फिर स्कूल गर्ल डर जाती है। एकदम वो लिव वाला डोर खोलकर एक कदम अंदर रखती है और लेजर उसके सर को चीर देता है और बेचारी स्पॉट पर ही जलकर राख हो जाती है।
अब तीनों शॉक में खड़े रहते हैं कि कुछ तो लोचा है। टाइम बहुत ही कम है, अगर ये डोर गलत है तो दूसरा सही होगा। इसलिए वे डेथ वाले डोर को खोलकर दूसरे कमरे में जाते हैं और पूरे कमरे में आग लगी होती है। और अब इन्हें गेम की सीरियसनेस समझ में आ जाती है क्योंकि सिर्फ 1 ही मिनट बचा हुआ है और शिबुकी इस बार खुद डोर नहीं खोलती। तब केरुबी एरेजू से कहता है कि तुम जितना एक्सपर्ट गेमर ही हमको बचा सकता है। तुमने तो कितने गेम्स और पजल सॉल्व करे हैं, दिमाग पर जोर डालो और सोचो यार कुछ, ये डोर खोलना है हमें। लेकिन अरेजू पत्थर की तरह बिल्कुल खड़ा रहता है और गुस्से में आकर केरुबी उसको एक पंच करता है और तब जाकर अरेजू का दिमाग घूम घूम कर एक आइडिया ढूंढ निकालता है। सिर्फ 10 सेकंड बचे होते हैं और अरेजू कहता है कि ये ठीक डोर है, मेरा विश्वास करो यही ठीक डोर है। अब चारों उस डोर से बाहर निकलते हैं और जिंदा बच जाते हैं। तब वो अपने ब्रिलियंट ब्रेन का डेमो देते हुए कहता है, इस बिल्डिंग के बाहर एक BMW कार खड़ी थी जिसकी लेंथ 4 मीटर और 9 सेंटीमीटर है। यहाँ के लिफ्ट के पास मैंने बिल्डिंग का मैप देखा जो स्क्वायर शेप का था। उस कार की लेंथ और इस रूम की लेंथ से अगर कैलकुलेट किया जाए तो सोल्यूशन मिल सकता है। मुझे जल्दी एक पेपर और पेन दो। अब पेपर पेन मिलते ही वो अपनी मेमोरी से मैप बनाता है और बताता है कि बिल्डिंग में कितने रूम्स होंगे। पहले रूम से स्कूल गर्ल एक रूम में जाकर मर गई थी, मतलब हमारा रूम पहले रूम के पास वाला रूम नहीं है। और सेकंड रूम को क्रॉस करके हम ठीक रूम में जिंदा पहुंच गए। तो सेकंड रूम में जो डोर नहीं खुला वही डेथ रूम का डोर है और यही है इस गेम की ट्रिक। अब उसकी बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके वे हर रूम को ठीक तरीके से खोल देते हैं। वक्त निकला जा रहा होता है और अब वे लास्ट रूम में आ गए हैं और यहाँ छुपा हुआ है इस गेम का ट्विस्ट। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इस कमरे में 2 डोर्स होने चाहिए जिसमें से एक इस बिल्डिंग से बाहर का रास्ता होगा, लेकिन वहाँ डोर की जगह दीवार होती है और दूसरी ओर एक डोर होता है जो उस रूम में खुलेगा जहाँ स्कूल गर्ल मर गई थी। अब क्या करेंगे? डर और टेंशन में सभी का पसीना छूट रहा होता है और टाइम बड़ी तेजी से गुजरता है। अब किसी की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि करें क्या। तभी अरेजू के दिमाग की बत्ती चलती है और छोटू से वो वीडियो दिखाने को कहता है जो उसने पहले रूम में रिकॉर्ड की थी। अब गेम फोन्स के 4 ऑप्शन में से एक है वीडियो रिकॉर्डिंग का। वीडियो में वो देखते हैं कि जब स्कूल गर्ल ने फर्स्ट रूम का लीव वाला डोर खोला था तो आगे कोई रूम नहीं बल्कि एक दीवार थी। वो एक डेड एंड था, मतलब ये हमें कंफ्यूज करने के लिए चाल थी। फर्स्ट रूम और इस रूम के बीच एक दीवार है, दरवाजा नहीं, तो इस रूम का सही डोर यही है। और ये कहकर वो दरवाजा खोलकर बाहर भागते हैं और तब उस लास्ट रूम में आग लग जाती है। सबसे लास्ट में छोटू बाहर आता है लेकिन उसके पैर जल जाता है। अब इस तरह वे बड़ी मुश्किल से उस गेम से बचकर बाहर आ जाते हैं और सबकी जान बचाने के लिए वो अरेजू को थैंक कहते हैं। अब वो जगह लगभग पूरी तरह से जलने लगती है और वहां से बाहर निकलकर सभी जरा रिलैक्स महसूस करते हैं। इस गेम को विन करने के लिए इन्हें एक रिवॉर्ड भी मिलता है और वो है एक 3 ऑफ क्लब कार्ड। इसका मतलब है कि अब इन्हें 3 दिन का वीजा मिल चुका है और ये लोग कंफ्यूज होकर सोच रहे होते हैं कि ये कहाँ जाने का वीजा है। और तभी एक बुजुर्ग आकर कहता है कि अब मैं और गेम नहीं खेलूंगा, मेरा वीजा खत्म हो गया है। और तब ऊपर से एक लेजर आकर उस बेचारे को खत्म कर देती है और ये लोग समझ जाते हैं कि ये वीजा फौरन जाने का नहीं बल्कि जिंदा रहने का वीजा है। अब ये बाहर आकर देखते हैं कि हर तरफ लेजर लाइट्स उतरी भी रहती हैं, यानी हर सेकंड्स किसी न किसी गेमर का वीजा खत्म हो रहा है और वे मर रहे हैं। अब अगले शॉट में दिखाते हैं कि एक बिल्डिंग के ऊपर से एक लड़की लेजर लाइट्स को देख रही है। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की मालूम होती है और यही इस सीरीज की हीरोइन उसागी है। और यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में उसागी का फ्लैशबैक दिखाते हैं कि वो एक प्रोफेशनल माउंट क्लाइंबर है और अपने पापा के साथ मिलकर माउंट क्लाइंबिंग करती थी। और अब वो इन लेजर लाइट्स को देखकर मनी मन पापा को प्रॉमिस करती है कि मैं आखिरी दम तक जिंदा रहने के लिए लड़ती रहूंगी। अगले सीन में तीनों फ्रेंड्स और शिबुकी को दिखाते हैं जो बिना कुछ जाने किसी तरह से गेम खेल चुके हैं और उन्हें 3 दिन का वीजा मिल चुका है और इन 3 दिनों में उनको पता लगाना है कि यहाँ क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। फिर तीनों सेपरेट होकर इसकी रिसर्च में लग जाते हैं। अरेजो हर एक कार को खोलकर क्लू ढूंढने लगता है और एक कार में उसको कई दिनों से सड़ी हुई सब्जियां मिलती है। वो चौंक जाता है क्योंकि कल ही सारे लोग गायब हुए थे और एक दिन में सारी सब्जियां कैसे सड़ गई। दूसरी ओर करोबी और शिबुकी सुपरमार्केट में घुसकर खाने की चीजें बटोर रहे होते हैं और उस रात में डिस्कस करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और हम असल में कहाँ हैं। शिबुकी कहती है कि तुम्हारे आने से एक दिन पहले मैं यहाँ आई थी और मैंने एक गेम खेला था जिसमें मैं जीत गई। ओह, जरूर दूसरों की लाइफ खतरे में डालकर तुम खुद बच गई होगी, इसी तरह जीता ना तुमने। और इस तरह वो शिबुकी को चिढ़ा रहे होते हैं। तब कैरोबे पूछता है कि कल ही तो सारे लोग गायब हुए थे और हम यहाँ आ गए और उससे एक दिन पहले तुमने गेम को कैसे खेल लिया, कहीं तुम टाइम ट्रैवल तो नहीं कर रही हो। शिबुकी कहती है कि कहीं हम किसी सिमुलेशन गेम में फंस तो नहीं गए, मतलब वर्चुअल रियलिटी की दुनिया या इमेजिनेशन की दुनिया में। अब अरेजू कहता है कि नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो छोटू को चोट नहीं लगती और उसको दर्द भी नहीं होता क्योंकि सिमुलेशन गेम में किसी को दर्द नहीं होता। सच चाहे कुछ भी हो, पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक गेम के अंदर हम फंस चुके हैं और हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। इस गेम से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो है इस गेम के क्रिएटर का पता लगाना। वो गेम मास्टर कौन है जो हमारी लाइफ को गेम की तरह खेल रहा है। करोबे अरेजू से अकेले में कहता है कि छोटू घायल है और उसको लेकर हम आगे नहीं जा सकते, हमें यहीं उसको छोड़कर अगले लेवल पर जाना होगा। अरेजू पहले नहीं मानता लेकिन करोबे उसको कन्विंस करता है कि घायल हालात में हम उसको साथ लेकर नहीं जा सकते। गेम के अगले लेवल पर शायद हमको डॉक्टर मिल जाए, उसकी मदद से हम छोटू का इलाज कर सकते हैं।
अब उस रात छोटू को शिबुकी के पास छोड़कर अरिज़ु और करीबी अगले गेम खेलने जाते हैं। इस नई दुनिया में हर पल गेम्स चलते ही रहते हैं। आप चाहे तो इन गेम्स को खेलकर अपना लाइफ वीजा एक्सटेंड कर सकते हैं और अगर नहीं खेलना चाहते तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वीजा के एक्सपायर होने पर आपको खत्म कर दिया जाएगा। जीते रहना चाहते हो तो लगातार गेम खेलते रहना होगा और जीतते रहना होगा। यही इस खतरनाक गेम वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। तो अब अरिज़ु और करीबी दूसरे गेम खेलने जाते हैं और इस गेम के अंदर हमारी हीरोइन उसागी आती है। वो इन गेम्स के बारे में खूब जानती है और आते ही फोन उठाकर खुद का फेस रजिस्टर करती है और तब कैप पहनकर एक लड़का डरता हुआ अंदर आता है। वो शायद पहली बार इस गेम की दुनिया में आया है और बड़ी टेंशन में है कि सारे लोग कहाँ गायब हो गए, लेकिन उसे जवाब देने का वक्त इनके पास नहीं होता। तब अरिज़ु और करीबी अंदर आते हैं और वो इनसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वे भी ठीक से जवाब नहीं दे पाते। अब यहाँ कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और इनको ध्यान में रख लीजिए। इस ब्लैक टी शर्ट वाले को नोट कर लीजिए, इसका नाम है बीटी। और दीवार के पास खड़े इस आदमी को नोट कर लीजिए जिसने हुड पहन रखा है, इसका नाम हुडी है। देखने में वो बहुत ही कूल लगता है और बिल्कुल भी टेंस नहीं लगता। और गेम खेलने की इस जगह में पावर होती है जबकि बाहर पावर नहीं होती। हुडी अपना वॉकमैन जैसा डिवाइस चार्ज कर रहा होता है। उसका ऐसा कूल बिहेवियर देखकर अरिज़ु बिल्कुल सोच में पड़ जाता है। ठीक उसी वक्त गेम स्टार्ट होता है और एक कार्ड आता है और तब एक आदमी आकर एक्सप्लेन करता है कि हर गेम के स्टार्टिंग में आपको एक कार्ड मिलेगा। उस कार्ड का नंबर ही गेम के डिफिकल्टी लेवल है और इस कार्ड का नंबर है 5 स्पीड, मतलब उतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। इस तरह हर नंबर और सिंबल के अनुसार हर गेम मुश्किल या बहुत मुश्किल होगी। अब यहाँ 13 प्लेयर्स हैं और इन्हें किसी एक आदमी के अगेंस्ट खेलना होगा। अगर डायमंड सिंबल वाला कार्ड मिला तो ब्रेन से रिलेटेड गेम्स दिए जाएंगे, लेकिन अगर हार्ट सिंबल वाला कार्ड आया तो बहुत ही मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि उस गेम में आपके और आपके साथियों के इमोशन से खिलवाड़ किया जाएगा। अब इस तरह वो गेम को एक्सप्लेन करता है और तब गेम की डिटेल्स दिखाई जाती है। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स हैं, इनके बचने का रास्ता इनमें से एक रूम में है और डेडलाइन से पहले इनको उस कमरे को ढूंढना होगा। इतना ही नहीं, डैगर नाम का आदमी कई वेपन से इनको अटैक भी करता रहेगा और इन सब को मिलकर उससे लड़ना भी है। और अगर 20 मिनट्स के अंदर उस रूम का पता नहीं लगाया तो ये पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगी। और ऐसा डेंजरस गेम कॉन्सेप्ट सुनकर सभी फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ छोटू और शिबुकी को दिखाते हैं। शिबुकी छोटू को फुसला रही होती है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। लगता है वो कुछ प्लान कर रही है। शिबुकी का नेचर ही ऐसा है कि वो अपने मन की करने के लिए दूसरों का भरपूर इस्तेमाल करती है। वहाँ गेम शुरू हो चुका है और वे हर रूम को चेक कर रहे होते हैं। अचानक गन शॉट की आवाज सुनाई आती है। अब वे बाहर जाते हैं तो एक आदमी मरा पड़ा हुआ है। लगता है डैगर गेम के अंदर उतर चुका है और उसका पहला टारगेट यही आदमी था। अब सभी घबराकर यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं, लेकिन हुडी ऊपर खड़ा सभी एक्टिविटीज को वॉच कर रहा होता है। शायद वो जानता है कि ऊपर खड़ा होकर वो पूरा गेम देख पाएगा और जो भी रास्ता ढूंढ निकालेगा ये उसके साथ ही चला जाएगा। और तब बीटी एक आदमी के साथ आता है। वो हुडी को इशारा करता है लेकिन वो इग्नोर कर देता है और गेम को वॉच करने लगता है। तब अरिज़ु डैगर को देखता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसने हॉर्स जैसा मास्क पहना हुआ है। और फिर अरिज़ु और करूबे उससे बच जाते हैं, लेकिन उनके साथ ही एक एक करके उसके हाथों मारे जा रहे थे। अरिज़ु नोटिस करता है कि मास्क की वजह से डैगर सिर्फ सीधा देख सकता है और ये जानकर अरिज़ु चिल्लाकर कहता है कि फ्रेंड्स, अगर हम सब एक होकर गेम खेलें तो इस डैगर को चकमा दे सकते हैं। लेकिन हुडी हंसने लगता है क्योंकि यहाँ हर कोई अपनी जान के लिए खेल रहा है, कोई किसी के साथ मिलकर क्यों खेलेगा। तब उसागी की आवाज आती है कि हमारा टारगेट इस फ्लोर में है और ये कहकर वो दूसरे फ्लोर पर चढ़ने लगती है। हुडी चौंक कर देखता है कि अरे ये लोग तो टीम बनाकर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तब कैप वाला नया लड़का एक डोर को खोलता है और डैगर मशीन गन से उस पर फायरिंग करता है और फिर अरिज़ु उस लड़के को बचा लेता है। करूबे कहता है कि डैगर के रहते हम इस गेम में आगे नहीं जा सकते, सबसे पहले उसे खत्म करना होगा, लेकिन हम सिर्फ इस चाकू से क्या कर पाएंगे। तब बीटी और उसका साथी आते हैं। अरिज़ु देखता है कि उनके हाथ में एक वॉच है और वो कहता है कि इस लैंडर से हम डैगर को अटैक कर सकते हैं और इस गेम में हमें टीम वर्क करना ही होगा। उसागी कहती है कि मैं सही रूम ढूंढना शुरू करती हूँ और ये कहकर वो अपनी माउंटिंग क्लाइंबिंग स्किल यूज करके फ्लोर में सही रूम को ढूंढने लगती है। इनके टीम वर्क के बीच डैगर बीटी के साथी को मार डालता है और तीनों उससे खूब लड़ रहे होते हैं। इस युद्ध में डैगर करूबे के पेट पर वार कर देता है और अरिज़ु एक कोने में बैठकर अपना दिमाग टटोल रहा होता है और तब उसको एक आइडिया, बड़ा ही अच्छा आइडिया आता है। कैप वाले लड़के ने जब रूम का दरवाजा खोला तब डैगर ने उस पर मशीन गन फायर की थी, मतलब उस रूम में कुछ है जिसे डैगर बचा रहा है। अरिज़ु उस रूम में जाता है और हुडी भी उसके पीछे जाता है। शायद वो जान गया है कि अरिज़ु ठीक डिसीजन लेता है, लेकिन उस रूम के अंदर एक और ट्विस्ट है जो उनका वेट कर रहा है। एक्चुअली इस रूम में ही वो बॉम्ब है जो एंड में एक्सप्लोड होगा और अब इस बॉम्ब को किसी तरह डिफ्यूज करना ही होगा, लेकिन अंदर भी एक डैगर है जो इन पर लगातार फायर कर रहा है। अरिज़ु पता लगाता है कि रूम में 2 बटन्स हैं और इनके एक साथ प्रेस करने से बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा, लेकिन वो अकेला ये काम नहीं कर सकता और चिल्लाता है कि प्लीज मेरी कोई मदद करो, टाइम बहुत ही कम बचा है। तब उसागी चिल्लाती है कि मैं हेल्प करूंगी और ये कहकर वो कई फ्लोर्स और रूम्स को पार करके वहां एंट्री मारती है, लेकिन डैगर बीच में आ जाता है और तब हुडी अपना वॉकमैन उसागी को पास करता है। एक्चुअली ये वॉकमैन नहीं, एक टीजर गन है जिससे शॉक लगता है और फिर उसागी उससे डैगर को शॉक लगवाती है। इससे पहले कि डैगर समझ जाए, अरिज़ु और उसागी मिलकर दोनों बटन्स को दबा देते हैं और इस तरह बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है और इसी के साथ ये लेवल भी एंड हो जाता है।
अब गेम का दी एंड होते ही सभी चैन की सांस लेते हैं। तब एक डैगर अपना मास्क निकालता है तो पता चलता है कि उसके गले में एक बेल्ट है और वो एक लेडी है। चौंका देने वाली बात यह है कि जिस तरह से ये लोग इस गेम को खेल रहे हैं, डैगर के कैरेक्टर में ये लेडी भी इस गेम को खेल रही है। इसका काम है गेम के दूसरे कैरेक्टर्स पर अटैक करना। एक और अरिज़ु और उसागी की टीम गेम जीतकर जिंदा रहेगी, लेकिन दूसरी और अपना गेम हारने के कारण ये लेडी मर जाएगी और तभी एक लेजर लाइट आती है और खत्म। मतलब इस बेरहम गेम की दुनिया में एक इंसान की लाइफ दूसरे की डेथ है और इस पागलपन को देखकर अरिज़ु फूट फूट कर रोने लगता है। अब दूसरे डैगर की लाश के पास करीबी घायल पड़ा हुआ है और तब बीटी अपने मरे हुए साथी को वहीं छोड़कर चला जाता है, लेकिन उस मरे हुए साथी की पॉकेट में वॉकी टॉकी है और करीबी उसको निकाल लेता है। अब उसमें मैसेज आता है कि हमने गेम का सोल्यूशन ढूंढ लिया है, तुरंत बीच पर पहुंचो। अब करबी उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन कोई जवाब ही नहीं आता। सभी कंफ्यूज होते हैं कि ये वॉकी टॉकी वाले लोग कौन हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं, पर किसी भी तरह जान बचाकर वे इस लेवल को पार कर ही लेते हैं। और तब गेम के बीच का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। लेडी डैगर के मरने के बाद अरिज़ु बहुत ही रो रहा होता है और तब उसागी उससे कहती है कि इस गेम में सिर्फ अपनी लाइफ बचाने पर तुम ध्यान दो, दूसरों की लाइफ की फिक्र मत करो। लेकिन अरिज़ु बेबस होता है कि ये कैसी बेहुदा जगह है। तब उसागी वहां से चली जाती है। तभी हुडी डैगर की पॉकेट से एक चिट निकालता है जिस पर कुछ ड्राइंग की गई होती है और वो उसको रख लेता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि शिबुकी छोटू का पूरा ब्रेन वॉश कर रही है। तब अरिज़ु और करुबे आते हैं और गेम में विन करने से इन दोनों को कुछ और दिन का वीजा मिल गया है, लेकिन शिबुकी और छोटू का ये लास्ट दिन है। करुबे के पेट में बैंडेज किया गया होता है। वो वॉकी टॉकी पर सुनी हुई बात उनको बताता है, लेकिन यहाँ आसपास तो कोई बीच नहीं है। बीच का मतलब बीच ना होकर और कोई जगह भी हो सकती है। इस वॉकी टॉकी के रंग से तो ये जगह कहीं पास में होनी चाहिए। अब ये सब सोचकर वे रात को उस जगह का पता लगाने का फैसला करते हैं, पर शिबुकी कहती है तुम दोनों के पास इन सब बातों के लिए टाइम है, लेकिन मेरे और छोटू का ये लास्ट दिन है और हमारा वीजा खत्म होने वाला है, हमें वीजा की जरूरत है। इसलिए उस रात वे एक और गेम को खेलते हैं और वहाँ सिर्फ 4 लोग होते हैं और वे फोन पर रजिस्टर कर लेते हैं। उसमें कार्ड आता है 7 ऑफ हार्ट्स, मतलब इमोशन के साथ खिलवाड़ करने वाला गेम, और उसको देखकर ये सभी घबरा जाते हैं। फिर वहाँ उन्हें रखे हुए गॉगल्स पहनने की इंस्ट्रक्शन दी जाती है और गॉगल्स में उन्हें बताया जाता है कि आप हाइड एंड सीक खेलने वाले हो और आपके पास 15 मिनट्स हैं और इस गेम में एक प्लेयर फॉक्स होगा और बाकी 3 बकरे, और इस गेम के एंड में जो फॉक्स बना रहेगा वही गेम का विनर होगा। और ये सुनकर इनकी टेंशन शुरू हो जाती है कि एक की जान बचेगी और बाकी 3 मर जाएंगे। सबसे पहले छोटू को फॉक्स बना जाता है। वो मुड़कर अरिज़ु को देखता है तो अरिज़ु फॉक्स बन जाता है, मतलब फॉक्स जिसको भी देखेगा वो फॉक्स बन जाएगा और बाकी लोग बकरे बनेंगे। और फिर 15 मिनट तक इनका गेम ऐसा चलता रहेगा और आखिर में जो फॉक्स बनेगा वही गेम को जीतेगा। अब बाकी 3 बकरे होंगे जो एंड में मर जाएंगे। तीनों बेस्ट फ्रेंड्स अपनी जान के लिए दूसरे की जान नहीं ले सकते और बेचारे डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, लेकिन झट से शिबुकी कहती है कि हे गाइस यहाँ देखो। तब तीनों एक साथ शिबुकी को देखते हैं और अब शिबुकी फॉक्स बन गई है और जब ये होता है तो वो झट से भागकर कहीं छुप जाती है। उसका प्लान यह है कि गेम के एंड तक वो किसी को भी नहीं देखेगी और फॉक्स बनी रहेगी और इस तरह वो बच जाएगी और तीनों फ्रेंड्स खत्म। अब तीनों मिलकर शिबुकी को ढूंढने लगते हैं। तभी अरिज़ु चिल्लाता है कि देखो शिबुकी, हमारे पास 15 मिनट्स हैं, मिल बैठकर हम डिस्कस कर सकते हैं कि हम इससे कैसे बचें, प्लीज बाहर आ जाओ। लेकिन शिबुकी नहीं मानती और चुपचाप अपनी जगह पर छुपी रहती है। तब करुबे किसी तरह उसका पता लगा लेता है और जबरदस्ती उसको देखने पर मजबूर करता है। अब करुबे फॉक्स बन गया है और वो वहां से निकलने वाला होता है, लेकिन शिबुकी नहीं छोड़ती और उसके घायल पेट पर पंच कर देती है और तब वहां अरिज़ु आता है और करुबे उसको देख लेता है और अब अरिज़ु फॉक्स बन गया है और शिबुकी उसको चेस करने लगती है। अरिज़ु उसको समझाता है कि मेरे पास मत आओ, हम सबको मिलकर यहाँ से बचना होगा, पर शिबुकी तो शिबुकी है, अपनी शेल्फ जिद पे अड़ी रहती है और अरिज़ु के पास आ जाती है। अब ऐन वक्त पर छोटू जंप करके उसको पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि भागो बेटा अरिज़ु। अरिज़ु भागने लगता है 3 बेस्ट फ्रेंड्स मिलकर अपना गेम खेल रहे हैं, लेकिन अचानक करुबे हाथ में से एक चाकू लेकर अरिज़ु को चेस करता है और कहता है तुम अकेले ही बचना चाहते हो। और इनकी चेस के बीच में अरिज़ु चुप हो जाता है और गॉगल्स को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। उसे उस ड्रैगन लेडी का इल्यूजन भी सता रहा होता है और वो रोने लगता है। अब इल्यूजन में उसे अपने घर की बातें दिखाई देती है। उसके फैमिली में उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था और उसको कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जाता था, हमेशा ही उसकी इंसल्ट करते रहते थे। लेकिन इतनी परेशानी के बीच भी उसके फ्रेंड्स उसको बहुत ही सपोर्ट करते थे और फैमिली से ज्यादा उसको प्यार करते थे। अब ये सारी बातें उसको दिखाई पड़ती हैं। अब वो अपने फ्रेंड से कहता है कि यार मेरी लाइफ भी कोई लाइफ है क्या, मुझे तो अपने घर में कुत्तों की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन तुम दोनों में मेरी जान बसी है। तुम दोनों को मारकर मैं अकेला जिंदा रहकर क्या करूंगा, मुझे अपनी लाइफ में वापस भी नहीं जाना है। तुम दोनों में से अगर कोई जिंदा रहे तो मेरे लिए बहुत है, प्लीज मेरे पास आ जाओ। अब इस तरह वो अपने सारे इमोशंस अपने दोस्तों के सामने रखता है और दोस्तों ये सीन हमारा दिल भी जीत लेता है। अरिज़ु के दोस्त भी अपनी फ्रेंडशिप की वैल्यू रियलाइज करते हैं। अब छोटू अपनी जगह नहीं बताता और साथ में शिबुकी का मुंह बंद करके रखता है ताकि उसकी आवाज से अरिज़ु उसका पता न लगा सके। अब दूसरी ओर करुबे जो अरिज़ु को चेस कर रहा था वो भी चुपचाप बैठ जाता है और कहता है कि यार अरिज़ु तुम महान है, एक सेकंड में तो मेरा भी ज़मीर बिकने वाला था, लेकिन तूने मुझे बचा लिया। तू ही सच्चा दोस्त है यार, अगर किसी को जीना चाहिए तो वो तू ही है। एक और बात जान लो अरिज़ु, इस गेम को सिर्फ तुम ही खत्म कर सकते हो, हम दोनों
दोनों से ये नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें ही जिंदा रहना है। वहाँ छोटू कुछ भी नहीं कह पाता और खामोश रहकर रो रहा होता है, लेकिन अरेजू अपने फ्रेंड्स की कही अनकही बातें समझ जाता है और कहता है कि मैं अकेला जिंदा रहकर कौन सा तीर मारने वाला हूँ, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगा ना। लेकिन करुवे कहता है कि तुम्हें जिंदा रहकर उस गेम मास्टर का पता लगाना है और उसको खत्म करना है, ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन अरेजू हर तरफ इन दोनों को ढूंढने लगता है। अब इस बीच छोटू शिबुकी के मुंह से हाथ निकाल देता है, लेकिन शिबुकी भी खामोश रहती है और इन तीनों की फ्रेंडशिप देखकर वो समझ जाती है कि मेरी लाइफ इनकी फ्रेंडशिप से बड़ी नहीं है, इसीलिए वो चुप रहती है और इमोशनल होकर छोटू को गले लगा लेती है। टाइम निकल चुका है और अब अरेजू के फ्रेंड्स और शिबुकी के सर फट जाते हैं, तीनों मर जाते हैं और अपने दोस्तों को मरते देख अरेजू बेबस होकर रोने लगता है। सड़कों पर भिखारियों की तरह भूखा प्यासा पड़ा रहता है और कहता है कि मैं भी एक दिन मर ही जाऊंगा, लेकिन आगे गेम नहीं खेलूंगा। तब वहाँ उस आगे एक रैबिट लेकर आती है। अब अरेजू को देखकर उसे अपने पापा की याद आ जाती है। उसके पापा एक एक्सपर्ट माउंट क्लाइंबर थे, लेकिन मीडिया उनका मजाक उड़ाया करती थी कि इतने ऊंचे पर्वत पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कोई नहीं चढ़ सकता। और मीडिया की बातों को झूठा साबित करने के लिए एक बार वो बहुत ही ऊंचे पर्वत पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ने लगता है और उस एक्सपीडिशन में उनकी मौत हो गई थी। उस वक्त उसागी जितनी दुखी थी, अब अरेजू की हालत देखकर भी उतनी दुखी होती है। कट करके दिखाते हैं कि उसागी एक जगह पर बैठी हुई है और रैबिट को ग्रिल कर रही है। वो मुड़कर देखती है तो अरेजू उठ गया होता है। सड़कों पर उसकी हालत को देखकर उसागी उसको यहाँ लेके आई थी। वो कहती है तुम गेम नहीं खेलोगे तो वीजा एक्सपायर हो जाएगा और तुम मर जाओगे। क्या तुम इस तरह मरना चाहते हो? अपने दोस्तों की मौत का बदला नहीं लोगे क्या? सिर्फ जिंदा रहने का नाम जिंदगी नहीं है अरेजू, यहाँ लड़ने का नाम जिंदगी है। पहले तो वो खाना नहीं खाता, लेकिन किसी तरह उसागी उसको खाना खिला देती है। फिर वो उसको एनकरेज करके अगला गेम खेलने लेके जाती है और ये 4th गेम है। टनल के अंदर एक बस है जिस पर अजीब तरह का ग्राफिटी बना हुआ है। अब दोनों बस में चढ़ते हैं जहाँ 3 लोग होते हैं। गेम खेलने से एक के पैर में चोट आ गई होती है। तीनों फ्रेंड्स हैं और वे अपना इंट्रो देते हैं। अब ये 5 प्लेयर फोन पर रजिस्टर करते हैं और इन्हें 4 ऑफ क्लब कार्ड मिलता है, जो मीडियम से काफी डिफिकल्टी वाला गेम है। और इस गेम का नाम है गोल और इन्हें उस गोल का पता लगाना है। वो कहाँ है और कितने डिस्टेंस पर है वो भी इन्हें पता लगाना है। फिलहाल पूरे फोन पर डिस्टेंस 0 दिखा रहा है। गोल कहाँ है क्या है इसका किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन सिर्फ 2 घंटे का टाइम है। वो लड़का जिसके पैर में चोट आई है वो कहता है कि मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगा, मुझे यहीं छोड़कर तुम लोग आगे चले जाओ। और उसको देखकर अरेजू को अपने दोस्तों की याद आ जाती है। वे बस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि घायल लड़का भी गेम खेल सके, लेकिन बस का फ्यूल 0 दिखाता है और कोई रास्ता न पाकर वे उस लड़के को बस में छोड़कर भागना शुरू करते हैं। अब वे बहुत दूर भाग चुके हैं और डिस्टेंस अब 1000 दिखा रहा है। सब बहुत ही थक जाते हैं और एक जगह पर खड़े होकर रहते हैं। अब वहाँ कई वाटर कैंस होते हैं। अरेजू कैन का पानी पीने लगता है, लेकिन बाकी लोग उसको रोकते हैं क्योंकि उसमें जहर भी हो सकता है। उसागी के पास पानी होता है और वो अरेजू को दे देती है। अरेजू पानी पीकर अपने साथियों को भी दे देता है। अब वे चौंक जाते हैं कि ये कौन सा जीसस क्राइस्ट है भाई, जो अपनी जान बचाने के साथ साथ सभी का ख्याल रख रहा है। पानी पीकर वे फिर भागने लगते हैं। अब बहुत दूर लगातार भागने के बाद वहाँ एक टनल नजर आती है और उसमें एक काली इमेज होती है और ये लोग उसको देखकर चौंक जाते हैं। एक्चुअली वो एक ब्लैक पैंथर है और अब वो इनको चेस करने लगता है और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और एक लड़का पैंथर के हाथ लग जाता है और उसको कुतर देता है। अब बाकी लोग बचकर भाग जाते हैं। अब 8 किलोमीटर भागने के बाद भी उनको कोई गोल नजर नहीं आता और तभी उनको एक गाड़ी में रॉयल एनफील्ड दिखती है। अरेजू कहता है कि ये भी पुरानी व्हीकल है जिसमें कोई सर्किट नहीं है और ये डीजल से चलती है। फिर वो उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें बैटरी नहीं होती, पर अंदर फुल टैंक डीजल होता है और वो कहता है कि मैं इस डीजल को लेकर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना चाहता हूँ और इस डीजल से हम बस को स्टार्ट कर सकते हैं और उसके अंदर बैठा हुआ लड़का भी इस तरह बच सकेगा। लेकिन उसागी मना करती है। अरेजू कहता है कि वो भी तो मेरे फ्रेंड्स की तरह है, जो गलती मैंने एक बार की है मैं दोबारा नहीं करूंगा। अब ये कहकर वो रॉयल एनफील्ड को लेकर वापस बस की ओर भागने लगता है और बाकी लोग गोल की तलाश में दूसरी ओर भागते हैं। अब बहुत देर भागने के बाद पता चलता है कि आगे एक दीवार है। अब हम क्या करेंगे ये सोचकर वो वहीं खड़े रहते हैं और तब दीवार के पीछे से बादलों की गरजने की आवाज आती है और अचानक वे देखते हैं कि सुनामी जैसा कुछ तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। वो तूफान की तरह दहाड़ना शुरू करता है। सब कुछ तोड़ फोड़ कर पानी फोर्स के साथ अंदर आ जाता है और एक लड़का उसमें फंसकर मर जाता है। उसागी अभी भाग रही होती है कि अचानक सामने बस आती है। यहाँ अरेजू बस में डीजल को डालकर तेजी से चलकर आया था और इस तरह बस वाला घायल लड़का भी बच गया है। अब बड़ी मुश्किल से वो उसागी को बचा लेता है और बस का दरवाजा बंद कर देता है। अब कुछ देर पानी में रहने के बाद जब वो ऊपर उठते हैं तो देखते हैं कि बस पर गोल करके लिखा हुआ है। एक्चुअली इनका गोल ये बस ही है। इस बस से दूर भागते भागते डिस्टेंस ज्यादा हो गई और जब टाइम ओवर हो गया तो ये लोग इस बस के अंदर वापस आ गए और इससे डिस्टेंस 0 दिखा रहा है। इस गेम की शुरुआत में भी डिस्टेंस 0 पर थी, पर ये लोग तब उसका मतलब नहीं समझ पाए और अगर समझ लिया होता तो इतनी दूर भागना नहीं पड़ता। अब वो घायल लड़का कहता है कि इसके आगे मुझे अकेले खेलना पड़ेगा क्योंकि मेरे दोस्त नहीं रहे, फिर भी अगर जिंदा रहा तो तुम दोनों से फिर मिलूंगा। फिर अरेजू और उसागी वहां से निकल जाते हैं। अब वे जान गए हैं कि कौन सा गेम कैसे खेलना है और गेम कैसे जीतना है, लेकिन अब उन्हें ये बात खाई जाती है कि वो गेम मास्टर कौन है जो सबको अपने गेम्स खेलने पर मजबूर कर रहा है। अब वो उस बीच की तलाश में जाते हैं जिसके बारे में वॉकी टॉकी पर बताया गया था और इनके पास अब कई दिनों
दिनों का वीजा बचा हुआ है, इसलिए अब वे गेम खेलने की बजाय बीच को लोकेट करने में लग जाते हैं और हर जगह पर वे प्लेयर से पूछते हैं कि बीच कहाँ पर है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। अब कई दिन बीत जाते हैं और अब उनका वीजा कुछ ही दिनों में एक्सपायर हो जाएगा। उसागी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम उस विलन का पता जरूर लगा पाएंगे, लेकिन क्या कल तुम मेरे साथ हंटिंग करने चलोगे? वो कहता है कि हाँ जरूर चलूंगा, मुझे हंटिंग सीखनी है और अपने फ्रेंड्स की मौत का बदला भी लेना है। फिर दोनों टेंट के अंदर लेट जाते हैं और उसागी सो जाती है, लेकिन अरिजू को नींद नहीं आती। फिर अगले दिन उसागी अरिजू को हंटिंग के बारे में सारी बातें सिखाती है और अरिजू भी उसको अपनी गेमिंग स्किल्स को सिखाता है। अब अगले दिन दोनों अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग गेम्स को दूर से देखते हैं, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। अरिजू देखता है कि कुछ प्लेयर्स के हाथों में एकदम अलग किस्म की वॉच है और तब उसे उसका सेकंड गेम याद आता है जिसमें बीटी और उसके साथी के हाथ में ऐसी वॉच थी। उसी के पास वॉकी टॉकी भी था। अब अरिजू कहता है कि तुम उन वॉच वाले प्लेयर्स पर ध्यान दो। उसागी वैसा ही करती है। अब दोनों गेम्स खत्म होते हैं और वॉच वाले प्लेयर्स किसी तरह गेम जीतकर बाहर आते हैं और फिर दोनों लोकेशन पर जीती हुई टीम्स कार में निकल जाती हैं। और फिर एक टीम को अरिजू चेस करता है और दूसरी को उसागी चेस करती है और अरिजू उनको एक जगह मिस कर देता है, लेकिन उसागी पता लगा लेती है कि कार कहाँ गई है। अब वे दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं और बाइनोकुलर से देखते हैं कि वहाँ क्या है। वहाँ एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है और उसमें लाइट जल रही होती है। बाइनोकुलर जूम करने पर बिल्डिंग पर बीच करके लिखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर पावर कट तो नहीं है। और इनके सवाल जवाब के बीच अचानक अरिजू के सर पर कोई गन रखता है। अब अगले शॉट में दोनों बिल्डिंग के अंदर होते हैं और उन्हें कई सारे लोग घेरे हुए हैं। वहाँ ब्लैक ड्रेस में एक लड़की होती है और शॉर्ट्स पहनी हुई दूसरी लड़की आती है और तब एक आदमी आता है और कहता है, वेलकम टू द बीच माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हैटर और मैं यहाँ का राजा हूँ। वो इस गेम वर्ल्ड की कॉन्सेप्ट की सारी डिटेल्स इनके सामने रखता है। वो कहता है कि कुछ कार्ड्स को कलेक्ट करने के लिए मैं अपने आदमियों को गेम्स खेलने के लिए भेजता हूँ और ये कहकर वो एक स्क्रीन को हटाता है। वहाँ एक कार्ड डेक के सारे कार्ड्स होते हैं। जो कार्ड्स उसे मिल चुके हैं उन पे एक्स मार्क होता है और बाकी सारे कार्ड्स उसे अब तक नहीं मिले हैं। सबसे पहले जो भी कार्ड्स को कलेक्ट करेगा वो इस दुनिया से जा सकेगा। अरिजू पूछता है कि इस दुनिया से जाने का क्या मतलब है और तब हैटर एक्सप्लेन करता है, तुम सोच रहे हो कि अचानक एक दिन दुनिया के बाकी लोग गायब हो गए और तुम जैसे कुछ लोग इस गेम वर्ल्ड में फंस गए हो, लेकिन सच ये नहीं है। मैं और तुम असली दुनिया से गायब हो गए हैं और इस गेम वर्ल्ड की नई और अजीब दुनिया में फंस गए हैं और इस दुनिया से बच निकलने का एक ही रास्ता है। हर गेम के अंत में प्लेयर्स को एक कार्ड मिलता है और इस तरह जो हर गेम्स को खेलकर सारे कार्ड्स को कलेक्ट कर लेता है वो इस गेम वर्ल्ड से बाहर जाकर अपनी असली दुनिया में जा सकता है। इसलिए मेरे लोग इन गेम्स में जाकर कार्ड्स कलेक्ट कर रहे हैं। उसागी पूछती है, क्या सारे कार्ड्स मिल जाने पर हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं? हैटर कहता है, हम नहीं बहना, सिर्फ मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। इसी मकसद से मैंने जगह बनाई है। तुम्हें जो भी चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा। तुम सिर्फ जाकर गेम्स खेलो और फिर एंड में मिलने वाले कार्ड को मुझे दे दो। इस तरह सबसे पहले मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मेरे बाद मेरे साथी यानी आप लोग एक एक करके इस जगह से बच सकेंगे और यही हमारा रूल है। उसागी कहती है, तो तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं? मैं खुद ही गेम खेलकर कार्ड कलेक्ट करूंगी और बच निकलूंगी। अरे इतनी स्मार्ट मत बनो बहना, क्योंकि नमक हरामों को यहाँ मौत की सजा दी जाती है। इसलिए सोचना बंद करो और सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। अब तक जो गेम्स तुमने खेले हैं चुपचाप उनके कार्ड्स मुझे दे दो। अब वे कार्ड्स निकाल कर देते हैं तो हैटर बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि ये सारे कार्ड्स तो बहुत ही डिफिकल्ट गेम्स को खेलकर आए होते हैं। और वो कहता है, लगता है तुम दोनों गेम्स खेलने में माहिर हो। चलो इसीलिए मैं तुम दोनों को प्रमोशन देता हूँ और मेरे जाने के बाद बहुत जल्दी ही तुम दोनों को भी बचाने का चांस दिया जाएगा। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट रूल बता देता हूँ, गन सिर्फ हमारे पास होंगी और किसी के पास गन रखने का कोई हक नहीं है। इसीलिए सभी को स्विम सूट ही पहनना होगा। अब जाओ मेरे फ्रेंड्स, बाहर जाकर एंजॉय करो। अब ये कहकर वो चला जाता है और ये दोनों बाहर जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग स्विम सूट में पूल में मजे कर रहे होते हैं। दूसरी ओर उछल कूद और पार्टी चल रही होती है। अरिजू चौंक जाता है कि ये लोग कैसे बेमतलब लाइफ जी रहे हैं। तब एक आदमी चिल्लाता है कि टाइम निकला जा रहा है और सब तैयार हो जाओ। यहाँ हर किसी को बता दिया जाता है कि उन्हें कौन सा गेम खेलकर कौन सा कार्ड लाना है। फिर उन्हें कार में गेम स्पॉट पर भेजा जाता है और अगर वे गेम में जीतकर जिंदा रहे तो उसी कार में कार्ड लेकर वापस आ जाते हैं और यही है उनकी लाइफ। अब अरिजू और उसागी अलग अलग गेम्स खेलने जाते हैं। तब हुडी ने देखता है और उसके साथ एक लड़की होती है। हुडी लड़की से कहता है कि ये दोनों बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, हम गेम्स में उनको यूज कर सकते हैं। और अब सब अलग अलग स्पॉट्स पर जाकर डिफरेंट गेम्स खेलने लगते हैं। अब बेटी को दिखाते हैं जो एनिमल्स को हंट करने वाला गेम खेल रहा होता है। उसागी को दिखाते हैं जो एक फैक्ट्री के अंदर है और यहाँ लगभग 24 रूम है। उसके हाथ में एक मैच बॉक्स है जिसमें सिर्फ 9 मैच स्टिक्स है। इस अंधेरी फैक्ट्री में 9 मैच स्टिक्स को जलाकर उसे एक कोड वर्ड का पता लगाना है और तब जाकर वो बच पाएगी। फिर अरिजू को दिखाते हैं जो अंडरग्राउंड में जाता है। वहाँ फोन्स पर वाटरप्रूफ कवर लगा होता है और कुछ देर में गेम स्टार्ट होता है। यहाँ 7 या 8 प्लेयर्स हैं जिसमें 2 लड़कियां हैं और इस गेम का कार्ड है 4 ऑफ डायमंड्स। ये एक मॉडरेट गेम है लेकिन इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। शॉर्ट्स वाली लड़की कहती है कि इस गेम को सिर्फ अरिजू खेलेगा क्योंकि ये उसका टेस्ट है। अब बाकी लोग डर जाते हैं कि ये नया है और अगर
अगर कुछ गलत कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन वो लड़की अपनी बात पर अड़ी रहती है। स्टार्टिंग में इनके रूम में पानी गिर रहा होता है और अगले रूम में एक बल्ब है। उस बल्ब का ठीक स्विच इस रूम के 3 स्विचेस में से एक है और दोनों रूम के बीच में एक डोर है। अब टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि जब ये डोर बंद रहेगा तो वे इस रूम के किसी भी स्विच को अनगिनत बार ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जब डोर खुला रहेगा तो वे सिर्फ एक बार किसी एक स्विच को ऑन कर सकते हैं। हर एक को सिर्फ एक चांस दिया जाएगा और इन्हें पता लगाना है कि अगले रूम के बल्ब का स्विच कौन सा है। क्यों दोस्तों, आपके पसीने छूट गए हैं? मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप भी गैस करने की कोशिश कीजिए। आप तो सोच रहे होंगे कि डोर बंद करके ये लोग सारे स्विचेस को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बंद डोर से कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्विच से बल्ब जल रहा है और कौन से नहीं। अब समझे इन बेचारे गेमर्स की प्रॉब्लम को। ऊपर से एक और ट्विस्ट ये है कि अंदर गिरते हुए पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है और यहाँ एक मेटल लगा हुआ है और अगर ऊपर उठता हुआ पानी इसको छू गया तो शॉक लगेगा और सभी मारे जाएंगे। गेम शुरू हो चुका है और सबकी टेंशन भी। फिर एक नासमझ लड़की जाकर उस मेटल को टच करती है और करंट शॉक से स्पॉट पर ही मर जाती है। फिर क्वीनी नाम की एक लड़की अरिजू से जल्दी कुछ करने को कहती है। अरिजू कहता है कि डोर बंद कर दो। अबे डोर बंद कर देते हैं और अरिजू स्विच ए को ऑन करता है और बहुत देर वेट करता है और बाकी लोग चिल्लाते हैं कि इतनी देर क्या कर रहे हो। बहुत देर बाद वो स्विच ऑफ करके डोर को खोलने को कहता है। अब उसे सिर्फ एक चांस मिलेगा और उसे सही स्विच को ऑन करना होगा। अब अरिजू स्विच भी को ऑन करता है लेकिन बल्ब नहीं जलता। डोर खुला है और इसलिए अरिजू का एक और चांस खत्म हो गया है। अब वो किसी भी स्विच को टच नहीं कर सकता। फिर अरिजू क्वीनी से कहता है कि तुम बल्ब को टच करके देखो। वो उस रूम में जाकर बल्ब को टच करती है और उसका हाथ जल जाता है। मतलब स्विच ए ही सही था, क्योंकि उसे ऑन करके अरिजू बहुत देर वेट कर रहा था ताकि अगर वो सही स्विच है तो बल्ब गर्म जरूर होगा। स्विच भी तो गलत निकला और स्विच सी तो हो ही नहीं सकता। और इस तरह थोड़े टाइम में ठीक स्विच को आइडेंटिफाई करके अरिजू सबको बचा लेता है। अब इस तरह टेंशन में खेलकर वो वापस आता है और उसागी को ढूंढता है। तब उसागी भी अपना गेम विन करके वापस आ जाती है और दोनों बातें कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ ब्लैक ड्रेस में कुछ लोग गन लेकर आते हैं और यहाँ पर 2 टीम्स हैं, एक तो हैटर की टीम और दूसरा ब्लैक ड्रेस वाले की टीम। इसका नाम है अगुनी। वो अरिजू के पास जाकर उसागी को चिढ़ाने लगता है। दूसरा आदमी कहता है कि अगुनी इस लड़के का पैर तोड़ दो और तब हैटर आकर कहता है कि वो मेरा आदमी है, उसे हाथ भी मत लगाना। और इन दोनों डॉन्स में कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वे चले जाते हैं। क्वीनी हैटर को बताती है कि अरिजू एकदम सुपर गेमर है, उसकी इंटेलिजेंस का जवाब नहीं। फिर अरिजू को वो एक मीटिंग में लेके जाते हैं। वहाँ बताते हैं कि कुछ जरूरी कार्ड्स मिल गए हैं लेकिन एक इम्पोर्टेंट कार्ड नहीं मिला है। इतना ही नहीं, अब तक के किसी भी गेम में इन्हें किंग, क्वीन, एस जैसे स्पेशल कार्ड्स नहीं मिले थे। हैटर कहता है कि स्पेशल कार्ड्स को भूल जाओ, अब मुझे सिर्फ 10 ऑफ हार्ट्स कार्ड की जरूरत है और उस कार्ड के लिए अब मुझे हाईएस्ट डिफिकल्टी वाला गेम खेलना होगा और इस गेम में इमोशंस के साथ खेला जाएगा। आज मेरा वीजा खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं आज ये गेम जरूर खेलूंगा। लेकिन जाने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि मेरे बाद अगला कौन है जो मेरी पोजीशन लेगा। और तब पता चलता है कि वहाँ के सभी लोग कुछ न कुछ प्लान कर रहे हैं। अरिजू भी इस बात को समझ लेता है। वो थक हार कर सो जाता है और कुछ देर बाद उसागी उसको जगाती है। अरिजू कहता है कि गेम्स खेलकर यहाँ से बचने से पहले हमें इन दोनों इडियट्स की चंगुल से बच निकलना होगा और हमें पता लगाना होगा कि ये हैटर नाम का आदमी असल में कर क्या रहा है। दूसरी ओर सेकंड इडियट अगुनी का प्लान क्या है और वो क्या प्लान कर रहा है। फिर अरिजू वहाँ के हर इंसान से पूछता है कि वे यहाँ क्यों टिके हुए हैं, वे बचने की कोशिश क्यों नहीं करते। लेकिन सभी यही कहते हैं कि यहाँ रहना उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। एक कहता है कि मैं एक बार बाहर गया था लेकिन बाहर जंगल के अलावा कुछ नहीं है। एक लड़की कहती है कि एक कपल यहाँ से बाहर गया और उन्हें लेजर लाइट में मार दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि असली दुनिया से अच्छी और मजेदार दुनिया तो यही है। तब 2 लड़कियों को बात करते हुए देखकर अरिजू उनके पास जाता है और उसे देखकर लड़कियां भाग जाती है। वहाँ एक शीट से कवर किया हुआ गार्बेज ड्रम होता है। अरिजू शीट हटाकर देखता है तो अंदर सड़ी हुई लाशें पड़ी होती है। लगता है अगुनी की टीम ने इनको मार डाला है। और तब हुडी आकर कहता है कि यहाँ के रूल्स फॉलो नहीं किए तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। फिर वो अरिजू को टेरेस पर ले जाकर बात करता है। अब साथ ही में क्वीनी भी होती है। हुडी कहता है कि तुम सबसे पूछताछ क्यों कर रहे हो। अरिजू कहता है कि मैं उस आदमी की तलाश कर रहा हूँ जिसने मेरे फ्रेंड्स को मार डाला। इस गेम वर्ल्ड के गेम मास्टर को मैं मार डालना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, मैं उसागी को खोना नहीं चाहता। लेकिन अरिजू, हम एक एक करके ही कार्ड्स कलेक्ट करके यहाँ से निकल पाएंगे। हैटर के बाद अगुनी बाहर जाने के लिए तैयार बैठा है। तुम्हारा नंबर आते आते तो कई साल बीत जाएंगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरे पास एक प्लान है। अगुनी हेटर को कभी जाने नहीं देगा और मौका मिलते ही वो हेटर को खत्म कर देगा। आज रात हेटर अपना आखिरी गेम खेलने जा रहा है और तुम देख लेना, वो गेम विन नहीं करेगा और उसकी लाश ही लौटेगी और फिर अगुनी बीच का हेड हो जाएगा और फिर तो इस जगह और यहाँ के लोगों को कोई नहीं बचा सकता। इससे पहले कि ऐसा हो सके, हेटर के सारे कार्ड्स को लेकर हमें भाग निकलना होगा। अब इसी बीच एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है और अरिजू और हुडी वहां जाते हैं और वहां हेटर की लाश होती है और फिर हुडी अरिजू को देखता है। हेटर को गोली लगी हुई होती है। शॉर्ट्स वाली लड़की आकर पूछती है कि गन्स कौन से गेम में यूज होती हैं, लेकिन कोई ठीक ठीक जवाब नहीं देता। किसी को यकीन नहीं होता कि हेटर गेम खेलकर मारा गया है, क्योंकि वो तो एक एक्सपर्ट खिलाड़ी था।
जो भी हो अब वो मर चुका है। अब अगुनी सबको धमकाकर खुद को वोट करने को कहता है और वो अब बीच का हेड बन गया है। हेडर ने जो कार्ड्स कलेक्ट किए थे उनको एक सेफ में रखा होता है और सेफ का पासवर्ड एक पेपर पर लिखकर सील किया गया होता है। अब उसको अगुनी को दे दिया जाता है। वो उसमें एक पासवर्ड लिखकर फिर से सील कर देता है और ये सब कुछ हुडी देख रहा होता है। हुडी अरुजू से कहता है कि आज रात अगुनी और उसके आदमी जीत का सेलिब्रेशन करेंगे और इस गैप में तुम्हें लॉकर से कार्ड्स निकालने होंगे। लेकिन अरुजू कहता है कि उसका पासवर्ड मुझे नहीं पता। हुडी बताता है कि मैंने अगुनी को एनवेलप खोलते हुए देख लिया था, उसके अंदर कोई पासवर्ड नहीं था, लेकिन सील पर उसका पासवर्ड BOSS लिखा हुआ था। लेकिन वो बॉस नहीं बल्कि 8055 है और ये कहकर वो अरुजू को अकेला भेज देता है। और फिर अरुजू अंदर जाकर लॉकर का पासवर्ड पंच करता है तो अलार्म बजने लगता है। अगुनी और उसके आदमी अंदर आ जाते हैं और उनके पीछे हुडी आता है। ये हुडी की एक चाल थी, उसने जानबूझकर अरुजू को फंसाया था। अब ये अरुजू को एक जगह बांध कर रख लेते हैं और उसकी आंखों पर और मुंह पर टेप लगा देते हैं और अब वो सिर्फ सांस ले सकता है। वे कहते हैं कि हमें तुम्हारे कान खुले रखने हैं ताकि तुम अपनी उसागी की आवाज को सुन सको। अब हम उसको मार डालेंगे और ये कहकर अगुनी के आदमी चले जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर हुडी लॉकर रूम में जाता है। एक्चुअली हुडी जान गया था कि उस एनवेलप के अंदर पासवर्ड की जगह एक हिरन की ड्राइंग है। हुडी जानता था कि कार्ड्स किसी नॉर्मल लॉकर में नहीं होंगे। तब वहाँ एक हिरन की पिक्चर होती है और वो उसको हटाकर देखता है तो वहाँ एक लॉकर होता है। हुडी उस पर 8055 प्रेस करता है और लॉकर खोलकर उसमें सारे कार्ड्स निकाल देता है। वहाँ दिखाते हैं तो अगुनी के आदमी उस आगे को सता रहे होते हैं। अब हुडी क्वीनी को लेकर वहाँ से बच निकलने की सोचता है, लेकिन अचानक रुककर अपनी वॉच ऊपर फेंक देता है। एक लेजर ठीक से वॉच के बीच से गुजरती है। इसे कहते हैं ट्विस्ट और तब इन्हें बताया जाता है कि आप लोग एक गेम के अंदर हैं। दोनों शॉक हो जाते हैं और तब दिखाया जाता है कि पूरी बिल्डिंग को लेजर का पिंजरा घेर रहा होता है। यहाँ अगुनी और उसकी टीम लोगों को डरा रहे होते हैं और इस बीच लेजर पूरी तरह से बिल्डिंग को घेर चुका है और सभी स्क्रीन पर गेम स्टार्टेड का मैसेज आता है। किसी की कुछ भी समझ में नहीं आता। अगुनी के आदमी उसागी को छोड़कर भाग जाते हैं और उसागी भी नीचे आ जाती है। अब ये गेम इस बिल्डिंग में ही होगा। अचानक वे देखते हैं कि एक लड़की को छुरी से मार डाला गया है और इस गेम का नाम है विच हंटर। इस लड़की को आप में से किसी ने मारा है। उस खूनी का पता लगाकर उसे आग में डालना होगा और यही है तुम्हारा टास्क। अगर 2 घंटों के अंदर ऐसा नहीं किया तो तुम सब मारे जाओगे। और सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इस खूनी को कैसे ढूंढेंगे। शॉर्ट्स वाली लड़की के हाथों में खून से भरा रुमाल देखकर सभी उस पर शक करते हैं, लेकिन वो कहती है कि ये हैटर का खून है। उसके शरीर से निकली हुई बुलेट इनकी गन की है। अगुनी के आदमी ने ही हैटर को मारा है और मरी हुई लड़की की फ्रेंड अब भी जिंदा होती है और ये वही 2 लड़कियां हैं जो उस दिन अरुजू को देखकर भाग गई थी। अब सब उस लड़की पर शक करते हैं और उसको आग में डालने को कहते हैं और तब उसागी और ब्लैक ड्रेस वाली लड़की आकर कहती है कि इस तरह बिना प्रूफ के किसी को नहीं मार सकते। खूनी तो तुम लोगों में से भी एक हो सकता है। तब अगुनी आकर कहता है कि जिसने भी खून किया है चुपचाप सामने आ जाओ, लेकिन कोई आगे नहीं आता। वो बेवकूफ सबको आग में डालने का ऑर्डर दे देता है और उसके आदमी अंधाधुंध शूट करने लगते हैं। अब इस भगदड़ में उसागी अरुजू का फोन उठाकर उसकी तलाश में निकल पड़ती है। यहाँ शॉर्ट्स वाली लड़की को ढूंढ रही होती है। क्वीनी पूछती है तुम क्या ढूंढ रही हो? वो कहती है कि मैं फेविक्विक जैसा ग्लू ढूंढ रही हूँ। लेकिन ग्लू से तुम क्या करोगी? उसे चाकू पर लगाकर खूनी का फिंगरप्रिंट निकाला जा सकता है। वाह यार, तुम्हारा तो लेवल ही अलग है। अब ये कहकर दोनों लड़कियां लाश के पास जा रही होती हैं और तब अगुनी का एक आदमी चाकू लेकर इनके सामने आता है। क्वीनी कहती है तुम दूर हो जाओ, इसे मैं हैंडल कर लूंगी। अब ये कहकर वो एक पोजीशन लेती है। ये जितनी दुबली पतली दिखती है शायद उतनी स्ट्रॉन्ग फाइटर है। तब क्वीनी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। क्वीनी एक लड़की नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर है। पहले वो लड़का था लेकिन बड़ा होते होते उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस हुए और वो एक लड़की बन गया। अब उसके पापा कराटे एक्सपर्ट थे और उन्होंने क्वीनी को सारे टेक्निक सिखा रखे थी। और फिर क्या, वो अगुनी के आदमियों को खूब पंच करती है और किक करने लगती है। दूसरी ओर अगुनी को दिखाते हैं जो लाशों को जलाकर उन्हें नफरत भरी आंखों से देख रहा होता है और इतने में उसागी अरुजू को ढूंढ लेती है और फिर वो उसको बताती है कि यहाँ 10 ऑफ हर्ट्स एक बहुत ही डिफिकल्ट गेम चल रहा है और हमें खूनी का पता लगाना है। अरुजू कहता है कि खूनी हमारे बीच नहीं हो सकता। अगुनी के आदमी आपस में लड़कर मर सकते हैं लेकिन इस तरह पब्लिक में किसी को नहीं मार सकते। अब मुझे प्लेयर की तरह नहीं बल्कि गेम मास्टर की तरह सोचना चाहिए। अब तक हैटर जिंदा था और यहाँ खुलेआम जैसा खून कभी नहीं हुआ था। गेम मास्टर का ये प्लान है कि हैटर के मरने के बाद यहाँ दंगा फसाद का माहौल होगा और इसी खलबले के बीच वो एक गेम रखना चाहता है। वहाँ शॉर्ट्स वाली लड़की चाकू से फिंगरप्रिंट निकाल लेती है और खूनी का पता लगा लेती है। वो इस बात को अनाउंस करने जाती है कि ऐन वक्त पर अगुनी के आदमी उसको मारकर बेहोश कर देते हैं। अरुजू बहुत ही सोचकर कहता है कि मुझे खूनी का पता चल चुका है। अब हॉल में दिखाते हैं कि अगुनी के आदमी उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं कि इससे ज्यादा हम शूटिंग नहीं कर सकते और इस तरह लोगों को अंधाधुंध नहीं मार सकते, हम आपका साथ नहीं देंगे। तब अरुजू बड़ी मुश्किल से चलकर वहां आता है और कहता है कि इस तरह सबको शूट मत करो, मैं खूनी का पता लगा सकता हूँ। लेकिन अगुनी अपनी जिद पर अड़ा रहता है और शूटिंग जारी रखता है। अरुजू उसको रोकने जाता है लेकिन वो अरुजू को मार देता है और तब उसागी कहती है कि अगुनी खूनी का पता लगाना ही नहीं चाहता क्योंकि वही खूनी है।
अब उसकी आदमी उस पर गन पॉइंट करने लगते हैं, लेकिन अरिजू उन्हें रोक देता है कि अगुनी खूनी नहीं है। जब मेरे फ्रेंड्स मर गए थे तो मुझे इतना गिल्टी फील हुआ, उतना ही अगुनी को भी हो रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ इन्हीं के पास गन्स हैं। अगर वे चाहते तो कब का इस बीच पर कब्जा कर चुके होते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये कहकर अरिजू सस्पेंस खोल देता है। एक्चुअली अगुनी और हेटर बेस्ट फ्रेंड थे। अगुनी नहीं चाहता था कि कोई हेटर के खिलाफ खड़ा हो जाए, इसलिए जो भी हेटर के खिलाफ खड़ा होता था उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता था और इस तरह से वो हेटर की सुरक्षा कर रहा था। और फिर आखिरी गेम से पहले अगुनी हेटर से मिला और उसे समझाया कि इस तरह हर वक्त हम गेम नहीं खेल सकते, चलो बीच से बाहर चले जाते हैं। लेकिन हेटर नहीं माना और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और वे इस गेम वर्ल्ड के पहले मेंबर्स हैं। दोनों ने कई कठिनाइयों का सामना किया था और बहुत ही मुश्किलों के बाद इन्हें पता चला कि सारे कार्ड्स कलेक्ट करने पर ही वे यहाँ से बच निकल सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये जगह बनाई थी। लेकिन वक्त के चलते चलते हेटर खुद को यहाँ का राजा और बाकी लोगों को अपनी प्रजा समझने लगा। वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता था। अगुनी ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हेटर नहीं माना और तब जाकर अगुनी ने बीच को छोड़कर जाने का फैसला किया। लेकिन हेटर ने कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और ये कहकर वो अगुनी को शूट करने वाला था, लेकिन अगुनी ने अपने बचाव में हेटर को शूट कर दिया और अपने बेस्ट फ्रेंड को मारकर अगुनी खुद से और इस जगह से नफरत करने लगा और इसलिए गुस्से में सबका खून करने लगा है। अब इस तरह अरिजू पूरी स्टोरी बताता है, लेकिन अगुनी कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने ही हेटर को मारा है और तुम सब मिलकर मुझे मार डालो, मैं मरना चाहता हूँ। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि हेटर को शूट करने के बाद उसने हेटर की गन चेक की थी, उसमें कोई भी बुलेट नहीं थी और वो यूं ही अगुनी को डरा रहा था। लेकिन अगुनी ने जल्दबाजी में उसको शूट कर दिया और अब खुद से नफरत करने लगा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन उस लड़की का खून किसने किया? तब अरिजू कहता है कि अगर मैं गेम मास्टर होता तो आपको बता देता कि उस लड़की को किसी ने नहीं मारा, उसने खुद ही अपनी छाती पर छुरी घूम डाली है। अब सभी चौंक जाते हैं कि अरिजू क्या रहा है। हुडी भी सोचता है कि इस एंगल में तो मैंने भी नहीं सोचा। और तब शॉर्ट्स वाली लड़की और क्वीनी आ जाती है और वे कहती है कि अरिजू ठीक कह रहा है, चाकू में उस लड़की के फिंगरप्रिंट्स हैं। और अब वहाँ और ज्यादा खलबली मच जाती है और सब मिलकर अगुनी को मारने लगते हैं। गेम का टाइम भी निकला जा रहा होता है और तब मरी हुई लड़की की फ्रेंड कहती है कि इसने खुद अपना खून किया है, इसलिए इसकी लाश में आग डाल दो, बाकी लोगों को मैं डाइवर्ट करती हूँ। लेकिन ये सबको कैसे डाइवर्ट करेगी? तब वो चिल्लाकर कहती है कि मैं इस गेम के डीलर हूँ और तभी ऊपर से लेजर लाइट आकर उसको मार डालती है। अब सभी शॉक में होते हैं और तब अगुनी का एक आदमी जो शुरू से अंधाधुंध शूट कर रहा था, वो अब आग के अंदर भी शूट करने लगता है। इस पागल को साथ लेकर मैं भी मर जाऊंगा, ये सोचकर अगुनी उसको खींच कर लेके जाता है और आग में कूद जाता है और इस तरह दोनों मर जाते हैं और अब वो जगह शांत हो जाती है। अब ये उस लड़की की लाश को आग में डाल देते हैं और तब मैसेज आता है कि कांग्रेचुलेशन, आप गेम को जीत चुके हैं। और अब सभी बीच नाम की उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो जाती है। और तब दिखाते हैं कि हुडी के हाथ में 10 ऑफ हार्ट्स कार्ड आ चुका है और अब उसके पास सारे कार्ड्स हैं। अब अरिजू को दिखाते हैं, उसने मरी हुई लड़की का फोन उठाकर रख लिया था और वो फोन में रिकॉर्ड की हुई वीडियो को प्ले करता है। उस वीडियो में वो सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था जो शुरू से उस लड़की और उसकी फ्रेंड ने किया था। गैंग मास्टर ने इन दोनों लड़कियों को डरा धमकाकर इस गेम में यूज किया था। न चाहते हुए भी ये दोनों गेम मास्टर के गेम डीलर बनकर काम कर रही थी, लेकिन आखिर में अपनी फ्रेंड को मरा हुआ देखकर उस लड़की से रहा नहीं गया और इसलिए उसने सबके सामने कबूल कर लिया कि वो गेम मास्टर की डीलर है। वो नहीं चाहती थी कि और लोग मर जाएं। और फिर अरिजू और उसागी उस वीडियो को देखकर सोचते हैं कि ये जगह सबवे जैसी लग रही है। फिर वे उस जगह का पता लगाकर वहां जाते हैं। वीडियो में उन्होंने देखा था कि ये लड़कियां जब भी गेम मास्टर से मिलने जाती थी, वहां कई लोग सिमुलेशन को देखकर एंजॉय करते थे। किसी तरह दोनों सिमुलेशन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ तो सब मरे पड़े हुए हैं और उनके सर पर लेजर का निशान भी है। दोनों चौकर उनको देख रहे होते हैं, तभी हुडी वहां जाता है और कहता है मैं कोई वीडियो फुटेज देखकर नहीं आया। सेकंड गेम में मुझे डैगर के पॉकेट से एक छोटा सा पेपर मिला था। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक मैप है और उस मैप को फॉलो करके ही मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन हुडी के पास तो सारे कार्ड्स हैं और वो बचकर जाने की वजह यहाँ क्यों आया? बात यह है कि कार्ड्स डेक में किंग, क्वीन, जैक और एस वाले कार्ड्स होते हैं और अब तक किसी को ये स्पेशल कार्ड्स नहीं मिले थे। लेकिन उन स्पेशल कार्ड्स के बिना डेक पूरा नहीं होगा और कोई बाहर नहीं जा सकेगा। हुडी इस गेम वर्ल्ड के बारे में कुछ ज्यादा ही जानता है। वो इन्हें बताता है कि जब तक हम कार्ड्स कलेक्ट नहीं कर पाए तब तक ये लोग जिंदा थे और जैसे हमें कार्ड्स मिल गए इन सबको मार दिया गया। मतलब ये है कि इनके भी ऊपर एक सुपर गेम मास्टर है। अब अचानक वहाँ के मॉनिटर्स ऑन होने लगते हैं और स्क्रीन पर असली गेम मास्टर को देखकर ये लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वो सुपर गेम मास्टर और कोई नहीं, ब्लैक ड्रेस वाली लड़की है जो हेटर के साथ ही रहती थी। क्यों माय फ्रेंड्स, आपने सारे गेम्स बहुत ही एंजॉय किए होंगे। और उसकी बातें सुनकर अरिजू का गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर वो एक एक करके सारे गेम्स की वीडियो प्ले करती है। एक गेम में अपने फ्रेंड्स को मरते देख अरिजू का दिल जलने लगता है। फिर गेम मास्टर कहती है कि इन गेम्स में कई लोग मर गए, लेकिन हमें इंसानों को कितने सारे इमोशंस देखने को मिले हैं, जैसे लव, हेट, कंपटीशन, दुश्मनी, दोस्ती वगैरह वगैरह, लेकिन तुम लोगों का भी जवाब नहीं। सबने बहुत ही अच्छा खेला और इसलिए तुम्हारे पास सारे कार्ड्स हैं। इतने में क्वीनी कहती है कि हम सारे कार्ड्स कलेक्ट कर चुके हैं और अब क्या हम यहाँ से जा सकते
सकते हैं। गेम मास्टर कहती है कि ना बेटा ना, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो स्पेशल कार्ड्स बाकी हैं, उन्हें कलेक्ट करने के लिए नए गेम्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो फिर स्पेशल गेम शुरू करें। और ये कहकर वो गायब हो जाती है। अब ये लोग बड़े गुस्से में बाहर आते हैं और सब जानते हैं कि स्पेशल कार्ड्स के लिए गेम्स भी बहुत ही डिफिकल्ट होंगे, लेकिन अरिज़ु कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम उन गेम्स को भी खेल कर जीतेंगे। पहले तो हमें पता नहीं था कि हमारा टारगेट क्या है, लेकिन अब पता चल चुका है और अब हम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और तब आसमान में किंग, क्वीन, जैक जैसे स्पेशल कार्ड्स के बड़े बड़े पोस्टर्स उड़ाए जाते हैं और इस शॉट के साथ यह फर्स्ट सीजन यहाँ पर खत्म होता है। जितने बड़े ये पोस्टर्स हैं, आगे के गेम्स उतने डिफिकल्ट और ट्विस्ट और टर्न से भरे हुए होंगे। नीचे के लेवल पर अब भी कई लोग गेम खेल रहे हैं, लेकिन टॉप